हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। गाइस, आज की क्लास में हम साइंस के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को लगाएंगे, लघु प्रश्नों को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज आपकी होने वाली है। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इससे पहले आपकी लगभग 3 क्लासेस आपकी साइंस की हो चुकी है जिनमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ऑलराइट, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है उन्हें भी ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से उनको समझा है। और ये भी बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो उससे आपके वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू दोनों कवर उसके अंतर्गत आपके हो जाते हैं। तो चलिए गाइज, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी अच्छी तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए फिर आ जाइए, करते हैं शुरुआत आज की अपनी क्लास की। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपका सामने है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उनके नाम और उनके कार्य दोनों आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए 4 प्रकार के दांत होते हैं। ओके, कौन कौन से उनकी बात करेंगे, फिर डायग्राम की हेल्प से मैं आपको शो भी करूंगी कि कहाँ कौन से वाले दांत बताए गए हैं, किसका क्या काम है। तो सबसे पहले हम इनके नाम जानेंगे। पहला है कृंतक या छेदक दांत। इन दोनों में से जो नाम आपको याद रहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, कृंतक भी बोल सकते हैं, छेदक भी बोल सकते हैं। तो पहला क्या हुआ, कृंतक या छेदक दांत। दूसरा क्या है, रदनक या भेदक दांत। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, रदनक या भेदक दांत। तीसरा क्या होता है, अग्रच्वर्णक दंत। ठीक है, अग्रच्वर्णक दंत होता है। और चौथा है दाढ़ या च्वर्णक, दाढ़ या च्वर्णक। तो आपको पता चल गया अब 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ये आपको पता चल गया। अब इनको एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, फिर आपको डायग्राम की हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगी। जो कृंतक या छेदक दंत होते हैं इनको हम इंग्लिश में बोलेंगे इंसीजर्स। ठीक है, इंसीजर्स। क्या बोला हमने इनको, इंसीजर्स। कृंतक या छेदक यानी कुतरने वाले। सीजर होती है, क्या काम करती है, कुतरने का, काटने का। तो वही काम इनका होता है। ठीक है, इंसीजर इसलिए हमने इसको बोला क्योंकि कृंतक दांत कैसे होते हैं, बहुत ही धारदार होते हैं, जैसे कैंची। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये भोजन को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं, यानी जैसे ये आप कोई बाइट रखते हैं अपने मुंह के अंदर, तो आप उसको जब चबाते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम कौन करता है, जो कृंतक दांत आपके होते हैं यही ये काम करते हैं। दूसरा अगर बात करें रदनक या भेदक दांत, इनका क्या काम होता है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम कैनाइन। भेदक दांतों की संख्या 2-2 होती है, यानी ऊपरले जबाड़े में 2, निचले वाले भी जबाड़े में 2। ठीक है, तो 2-2 इनकी संख्या होती है। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे और नुकीले होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, उनकी अपेक्षा लंबे होते हैं और बहुत नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, भोजन को फाड़ने का काम ये वाले दांत करते हैं जो बहुत ही नुकीले होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, रदनक या भेदक दांत। इंग्लिश में बोला हमने कैनाइन। अभी इनको पिक्चर में देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप कह सकते हैं कि आपका जो रदनक दांत है वो कहाँ स्थित होता है। तीसरा टाइप क्या है, अग्रच्वर्णक दंत यानी प्रीमोलर्स। इनको हम क्या बोलेंगे, प्रीमोलर्स। इनका काम क्या है, अग्रच्वर्णक दांत जो है सिरे से अत्यंत नुकीले होते हैं। इनका सिरा जो लास्ट पॉइंट होता है वो बहुत ही नुकीला होता है, परंतु केनाइन जो दांत होते हैं उनकी उपेक्षा कम होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 ऊपर वाले जबाड़े में और 4 नीचे वाले। ठीक है, 4 इनकी संख्या होती है। और चौथा टाइप आपका कौन सा है, दाढ़, जिसको आप जाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, इसको जाड़ बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, ये दाढ़ होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मोलर और ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग भी बोल सकते हैं, ग्राइंडिंग टीथ, या फिर मोलर भी बोल सकते हैं। इनका क्या काम होता है, तो च्वर्णक दांत मुख के पीछे की ओर स्थित होते हैं, सबसे पीछे की ओर, और आकार में चौकोर होते हैं। इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना। ये दांत बहुत ही सुदृढ़ होते हैं और इनकी कुल संख्या होती है 6। ठीक है, अब चलिए इमेज में देखेंगे।
और देखिए 2016 बीटीसी में आया हुआ ही क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर में। और गाइस जैसा कि मैंने आपको इनकी संख्याएं जो बताई है वो आपको ध्यान रखनी है और इनका काम क्या है वो ध्यान रखना है, क्योंकि वेरी शॉर्ट में और एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके यहाँ पर कौन से दांत हैं और जिनकी हमने उनमें से बात की। सबसे पहले हमने जाना था किसके बारे में, सबसे पहले हमने जाना था कैनाइन के बारे में। या फिर ऐसा करते हैं, शुरुआत करते हैं बीच से, ठीक है। जो आपके सबसे आगे वाले दांत होते हैं ये वाले, ठीक है, ये चारों का पेयर जो आपका होता है, सामने वाले दांत होते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंसिजर, ठीक है, इंसिजर। इनका क्या काम था, कुतरना, काटना। ये बहुत ही नुकीले होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस फॉर्मेशन में बहुत ही नुकीले होते हैं। इनका काम क्या होता है कि टुकड़े को या फिर जो भी आप खाते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, कुतरना, ये इनका काम होता है। संख्या इनकी आपने देख ली, आप देख सकते हैं 4 ही है, ठीक है, तो 4 इनकी संख्याएं हो गई। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि दूसरे नंबर पर जो हम बात करेंगे कैनाइन दांतों की बात करेंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा नुकीले होते हैं। कैनाइन कैसे होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकीले होते हैं और ये 2-2 के पेयर में होते हैं, यानी 2 ऊपर, 1 यहाँ और 1 इधर, ठीक है। जो आपके इंसिजर वाले टीथ होते हैं उनकी बराबर साइड वाले, और 2 नीचे होते हैं, 1 इधर और 1 इधर। ये सबसे ज़्यादा नुकीले होते हैं और क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये काम करते हैं भोजन को फाड़ने का, ठीक है। रदनक दांत के नाम से इनको हम जानते हैं। फिर चलिए तीसरे नंबर पर हमने क्या बोला, प्रीमोलर्स, ठीक है। प्रीमोलर्स ये होते हैं आपके प्रीमोलर्स, यानी जो जाड़ के आगे वाले दांत होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। 4 होते हैं, 2 इस तरफ आपको देखने को मिलेंगे, 2 इस तरफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया प्रीमोलर्स कौन से होते हैं। फिर आखिर में आती है दाढ़, जिसको हम बोलते हैं मोलर, या आप बोलते हैं इसको जाड़। तो ये आपको जो लास्ट में दिख रहे हैं ये होती है आपकी दाढ़ या जाड़। और इनका कितना कितना पेयर होता है, ये 6 होते हैं, ठीक है। 6 ऊपर वाले जबाड़े में और 6 नीचे वाले। एक तरफ 3 इधर, इधर भी तो 3 हो गए, ठीक है। इधर भी तो आपको 3 ही मिलेंगे। यहाँ पर 3 मोलर्स यहाँ पर है, 3 मोलर यहाँ पर है और 3 यहाँ हो गए। आपने देखा ये चौकोर है, ठीक है। जाड़ कैसी होती है, चौकोर होती है। तो ये भोजन को चबाने का काम ये करती है। क्लियर हो गया आपको, अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इसमें से अब कोई भी प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक में नहीं होनी चाहिए। ओके, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने पूरी समझाने की कोशिश आपको की है। और तरीका अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फिर हम हर किसी क्वेश्चन में जहाँ तक हो सकेगा इसी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। बस आपको फीडबैक ज़रूर देना है कि तरीका पसंद आया या नहीं आया। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, यह भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा है कि मनुष्य के भोजन में पोषण की प्रक्रिया समझाइए, कि पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, कितने चरण उसमें होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मनुष्य के जो पोषण की प्रक्रिया होती है गाइस, उसके 5 चरण होते हैं, ठीक है। 5 चरण होते हैं। कौन कौन से अभी हम जानेंगे, एक बार सबके नाम जान लेते हैं, फिर उनके साथ साथ उनका काम भी जानेंगे। पहला चरण होता है या पहला स्टेप होता है अंत्यग्रहण, ठीक है। अंत्यग्रहण इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंजेशन। दूसरा होता है पाचन यानी डाइजेशन। तीसरा होता है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। चौथा होता है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। और 5वां होता है बहिष्करण यानी एग्जिशन, ठीक है, एग्जिशन। तो 5 के बारे में आपने 5 के नाम जान लिए। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। एक एक करके अब हम इनको समझेंगे। पहला जो हमने बात की क्या था, अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होता है, ये स्टेप है, एक के बाद एक ही आना है, आगे पीछे नहीं होगा। तो अगर आगे पीछे होगा तो ये पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना होगा, इनको स्टेप से ही याद करना होगा। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण, ठीक है, 5 हो गए। अब पहले जो हम बात कर रहे हैं अंतर्ग्रहण, इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य विभिन्न प्रकार के ठोस भोज्य पदार्थों को अपने हाथों की मदद से अपने मुख तक पहुंचाता है तथा चबाकर उसको छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके निगल जाता है। तो ये प्रोसेस हुआ। अब इसको अगर अपनी लैंग्वेज में आप बोलना चाहे कि सबसे पहला जब आप किसी भी भोजन को खाते हैं
तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपने उसमें से एक बाइट तोड़ी, अपने मुंह में रखी, उसको चबाया और उसको निगल लिया। ठीक है, तो यही वो प्रोसेस है। उस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप यही है, किसका? पोषण की प्रक्रिया का। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि पोषण की प्रक्रिया का पहला स्टेप क्या है कि भाई मुंह तक खाना तो जाना चाहिए, उसको चबाकर अंदर तो ले जाए, तभी तो पाचन बाद में होगा। ठीक है, पोषण तभी तो मिलेगा, सबसे शुरू में तो खाना ही जाना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप क्या करें कि जब आपने खाना खा लिया है, फिर बारी आती है उसको पचाने की, उसके डाइजेशन की। इसमें क्या होता है कि जो भी आपने तरल या ठोस पदार्थ जो भी खाया है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, प्रोटीन या वसा या अविच्छिन्न की क्रिया में जो भी आपने खाया है, इन सब की फॉर्म में, भले ही वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, जिसे सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो भी आप खाते हैं उसको सीधे सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता, अतः उसे पाचक रस या तथा जल की जलीय अपघटन क्रिया द्वारा शर्करा, अमीनो अम्ल एवं वसा अम्लों में छोटे छोटे सरल विसरणशील अणुओं और आयन में बदल दिया जाता है। यानी जो आप खाते हैं वो डायरेक्टली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उसको क्या नहीं कर पाता, अवशोषित नहीं कर पाता सीधे सीधे। तो क्या करता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेशन होता है, तो उसमें उस खाने को बदल दिया जाता है शर्करा में, अमीनो एसिड में और वसा में। ठीक है, और फिर इनको किया जाता है अवशोषित। अब पाचन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई, मान लेते हैं पाचन की 2 स्टेप आपने कर ली, खाने का और उसको पचाने का। अब खाना पचकर पेट में तैयार है तो फिर उसका क्या होगा, उसका होगा अवशोषण। ठीक है, अवशोषण, अवशोषण का मतलब एब्जॉर्प्शन, उसको एब्जॉर्ब करेगी जो भी हमारे शरीर में जहाँ भी उसकी ज़रूरत होगी, किसी सेल में, किसी मसल्स में, तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे फिर। ठीक है, जो भी आपने खाया है उसको पाचन किया है, उसको फिर अवशोषण करेंगे। उसका कैसे? सरल घुलनशील पचा हुआ जो भोजन होता है वो आंत से विसरित होकर रक्त में पहुंचता है और इसी क्रिया को हम कह देते हैं एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। तीनों स्टेप आपको पता चल गया कि अब अवशोषित भी हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो प्रक्रिया आती है उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो अवशोषण आपने किया, अवशोषण के बाद रुधिर में होकर अमीनो अम्ल, ग्लूकोज तथा वसा के अणु शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं, जहां वह जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं और पचे हुए भोज्य पदार्थों को जटिल अथवा घुलनशील पदार्थों के रूप में विभिन्न टिश्यू के कोशिका द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। यानी अवशोषण में क्या हुआ कि जो आपकी ब्लड सेल्स थी या आंतें थी, उन्होंने भोजन को अपने अंदर लेके पूरे शरीर में फैलाना शुरू कर दिया जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। फिर उसके बाद अब जिस भी आपके बॉडी पार्ट को उसकी ज़रूरत थी, ठीक है, अब वो क्या करेगा, जब वहाँ पर वो भोजन चला गया आपका किसकी फॉर्म में, वो गया ग्लूकोज की, अमीनो एसिड की फॉर्म में, ठीक है, वसा की फॉर्म में पहुँचा उन तक, फिर उसको समा लेती है, जितनी भी आपकी सेल्स होती है उसको अपने अंदर विलीन कर लेती है, उसको खा जाती है कहने का मतलब। तो वही होता है, क्या होता है, एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। चारों स्टेप क्लियर। अब लास्ट स्टेप आपका बचता है जिसको हम क्या कहेंगे, बहिक्षेपण, बहिक्षेपण या बहिष्करण। ठीक है, ये सबसे लास्ट प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि भोजन के अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं, जो आपके पेट के अंदर बड़ी आंत होती है उसमें चले जाते हैं, और जहां इसका अधिकांश पानी पुनः अवशोषित हो जाता है फिर से, और जो भी कुछ शेष बचता है वो क्या होता है, वो गंदगी होती है, मल होता है। ठीक है, और वो मल द्वार के हेल्प से बाहर निकल जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन यानी बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होता है, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको बाहर निकालने की ये 5वां और आखिरी स्टेप होता है। ठीक है, किसका, पोषण की प्रणाली का, पोषण की प्रक्रिया का। आई होप आपको 5 स्टेप बिल्कुल याद हो गए होगा। अब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी 2016 में पूछा गया है। क्या पूछा है कि ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित बताइए। चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऊर्जा रूपांतरण होता क्या है। ऊर्जा रूपांतरण को इंग्लिश में हम बोलेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में बदल जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, वही होगा ऊर्जा रूपांतरण।
ऊर्जा रूपांतरण ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को जैसे हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा ऊर्जा रूपांतरण। और विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, तो यही होता है ऊर्जा का रूपांतरण। अब इसके उदाहरण हम जानेंगे काफ़ी सारे, और इन उदाहरणों से आपके क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसे बनेंगे उसकी भी बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला उदाहरण है, विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय तथा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। जो आपने देखा होगा कि बल्ब या ट्यूबलाइट होती है, उनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लेकिन वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है लाइट एनर्जी में, ऊष्मीय ऊर्जा में उसको बदल देती है। तो यहाँ क्या हुआ, लाइट एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी का लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में बदल गई, किसकी हेल्प से, विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट की हेल्प से। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है कि विद्युत को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कौन सा यंत्र होता है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो कौन सा होता है, विद्युत हीटर होता है। विद्युत हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। सेल क्या काम करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरा व पूरा ये आप समझ लीजिए टॉपिक ही कवर हो जाएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर समझाया गया है। फिर अगर बात करें लाउड स्पीकर, तो ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, साउंड एनर्जी में, यानी ध्वनि ऊर्जा में। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा मेरे पास से होकर के आपके पास विद्युत ऊर्जा बन करके जा रही है, ठीक है। मैं तो माइक्रोफोन से आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, माइक या माइक्रोफोन, इसी से बात कर रही हूँ, तो आपके सामने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के जा रही है। तो किसका काम है ये माइक्रोफोन का काम है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। और इसी तरीके से मोमबत्ती का क्या काम होता है, ये कौन सी ऊर्जा को परिवर्तित करती है, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और बिजली के जो पंखे होते हैं, मिक्सी होती है, ये विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यह क्या काम करता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का। ऑलराइट, आई होप आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से कुछ भी पूछे तो आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सौर परिवार को समझाइए, यानी सौर मंडल को, सोलर सिस्टम बताइए होता क्या है। चलिए जान लेते हैं। सौर मंडल सूर्य का परिवार कहा जाता है। इसमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है, और सूर्य से निकले हुए जो ऊष्मा होती है वो 8 ग्रह प्राप्त करते हैं। और सूर्य के जो परिवार होता है उसमें 8 ग्रह शामिल है, जिनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। बुध शु प्रेम पतीसा आवे, ये आपको मैंने जब आपको सौर मंडल पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी याद करने की इन सभी के नाम क्रमशः, बुध शु प्रेम पतीसा आवे, ठीक है। तो ये ट्रिक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको क्लासेस दी हुई है, उनका फ़ायदा लीजिए, आप ही के लिए बनाई गई है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। तो उनका यूटिलाइज करना सीखिए, उनको देखना सीखिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से मिलेगी। ये समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग द्वारा क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों के टूटे हुए पिंड को हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ये सभी अपने अपने ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। कौन, उपग्रह अपने ग्रह के चक्कर लगाते हैं, और बाकी सब ग्रह किसके, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और ये सभी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। क्यों, क्योंकि सूर्य ही सौर परिवार का जन्मदाता है, ठीक है। सौर परिवार का क्या है, जन्मदाता है। क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं भोजन में, उनकी आपसे बात की गई है। चलिए जानते हैं दोस्तों। भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, ठीक है। विटामिन से आपका बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये टॉपिक भी मैं आपको कवर करा चुकी हूँ, आपको देखना चाहिए, ट्रिक के थ्रू मैंने आपको सभी कुछ इसमें याद कराया है।
और प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। ये प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग है, कौन से? क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। ठीक है, आप इनकी स्पेलिंग का ध्यान बहुत रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ है। खेतों में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। आशा करती हूँ आप सभी ने देखा तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गांव से ही बिलोंग करते हैं, मैंने भी देखा है। चलिए जानते हैं कि इसके बारे में, उसका चित्र कैसे बनाना है। चित्र बनाने की तो हमने कभी नहीं सोची होगी, लेकिन अब देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है तो छोड़ेंगे नहीं इसको। यह हैरो की भांति एक यंत्र होता है कृषि का। इसके कांटे लंबे होते हैं जो सिरे पर झुके रहते हैं। इन कांटों की पारस्परिक दूरी को कम अथवा अधिक किया जा सकता है अपने अनुसार। इसे निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे खेत की मिट्टी भुरभुरी करने के लिए, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। आपने देखा कि यहाँ पर वो आप कह सकते हैं कि उसको कांटेदार लंबी फॉर्म में इसको यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई उसको पकड़ सकता है और यहाँ एक इसका पहिया लगाया होता है, यहाँ एक कुंदा होता है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एक पहिया बनाया, फिर इस तरीके से 2-3 लाइनें खींची, इस तरीके से ड्रॉ की, उनके नीचे इस तरीके से फिर आपने ये नुकीले कांटे की तरह ये बनाए और फिर यहाँ कुछ पकड़ने का भी आप इसमें थोड़ा सा जुगाड़ कर देंगे तो आपका बनके तैयार हो गया क्या, कल्टीवेटर या हैरो जो भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और काम हमने क्या जाना, इसका क्या क्या काम है। खेत की मिट्टी भुरभुरी करने हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है, और जो छिटवा विधि होती है बोने की, उसमें प्रयोग किया जाता है। खेत में खाद को अच्छी प्रकार से मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया आपको। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि जो अम्लीय ऑक्साइड है या फिर ये भास्मिक ऑक्साइड है। रासायनिक अभिक्रिया लिखे कि कैसे इसको पहचाना जाता है लिटमस पेपर की हेल्प से। दोस्तों, धातुएं ऑक्सीजन के संयोग से जो भास्मिक ऑक्साइड होता है यानी बेसिक ऑक्साइड होता है वो बनाती है। अम्ल एवं सार की पहचान करने के लिए प्राय क्या करते हैं, लिटमस पेपर का ही उपयोग किया जाता है। यह पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में होता है। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर सार में डुबाने पर नीला हो जाता है। तो इस प्रकार से ये विपरीत अभिक्रिया करते हैं। कैसी विपरीत अभिक्रिया करते हैं, और इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेसिस है। ठीक है, इस तरीके से हम इनका पता लगा सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता बताइए। कल्टीवेटर की उपयोगिता आपने अभी देखी, ठीक है, 1 सेकंड पहले ही। अब हम बात कर लेते हैं डिबलर की। डिबलर क्या होता है, यह एक यंत्र होता है कृषि का, और इसके द्वारा हम रबी फसलों को बोते हैं। ठीक है, रबी फसल कौन सी होती है, जैसे गेहूं हो गया, ये क्या होती है, रबी फसलें होती है। इनके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीजों को बोया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, छिद्र करते हुए चले जाते हैं डिबलर, और फिर वहां पर बीजों को बो दिया जाता है, जिससे फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, और कल्टीवेटर का क्या काम आपने देखा था, खेतों की जुताई करने के लिए, और किस लिए किया जाता है, मिट्टी को उलट पुलटने के लिए, उसको भुरभुरी करने के लिए, और खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, परिवेश स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है और आप इससे क्या समझते हैं, और आप अपने परिवेश में स्वच्छ रखने के लिए क्या भूमिका निभाएंगे, कैसे निभाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी मेंटलिटी को चेक करने के लिए यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं परिवेशीय स्वच्छता की। परिवेशीय स्वच्छता के अंतर्गत परिवेश यानी आपके जो आसपास का वातावरण है उसकी सफाई, कक्ष की सफाई, शौचालय की सफाई इत्यादि शामिल होती है। परिवेशीय स्वच्छता का उद्देश्य होता है परिवेश से संबंधित समस्त सदस्यों की स्वास्थ्य रक्षा से
यदि परिवेश में स्वच्छता होगी तो इसका लाभ समाज को भी मिलेगा, स्वास्थ्य स्तर ऊंचा उठेगा, ठीक है। और जितने भी कार्यक्रम आप लागू करेंगे वो सभी बहुत प्रभावशाली ढंग से लागू होंगे, तभी देश का विकास संभव हो पाएगा, ठीक है। देश में परिवेशीय स्वच्छता बनी रहे, इसीलिए हमारा दायित्व है कि हम अपने आसपास पड़ोस में किसी भी प्रकार की गंदगी न रहने दें और पड़ोसियों को परिवेशीय स्वच्छता के विषय में बताएं, उनके साथ सफाई अभियान में योगदान दें। आपके पड़ोस में गंदगी के ढेर न हो, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक और विभिन्न रोगों का कारण भी बनते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब आज की क्लास का दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे जो 2017 में ही पूछा हुआ है। हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं, ऊर्जा को संरक्षित करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। ऊर्जा संरक्षण के बारे में हम आपकी डिटेल्ड क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको मिल गया है, एग्जाम में पूछा हुआ, तो चलिए फिर से जान लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को कार्यशील रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की, एनर्जी की। ऊर्जा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। मानव की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे मकान, रोटी, कपड़ा, रेल, सड़क, जल, वायु, परिवहन, संचार, सूचना प्रसारण, इन सभी के लिए क्या करती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा से ही मानव के विभिन्न कार्यों में योग्य बनना है और सक्रिय रहता है। ऊर्जा की सहायता से ऊर्जा का हमें सदैव संचय करना चाहिए, ठीक है। तरीके इन्होंने नहीं बताए हैं, तो तरीके की बात हम कर लेते हैं। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी बेवजह किसी भी फैन को ऑन नहीं रखना चाहिए। अगर आप रूम से बाहर जा रहे हैं तो फैन को ऑफ रखें। जो पानी की टैप होती है उसको हमेशा बंद रखें, ठीक है। जब ज़रूरत ना हो उसको बंद रखें। और इसी तरीके से हम बहुत सारे बिना वजह घर में आप रोशनी ना रखें, लाइट्स को, ज़्यादा लाइट्स को ऑन ना रखें, बिना वजह टीवी चलता हुआ ना छोड़े, ठीक है। उससे ऊर्जा का क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है। ऊर्जा की आप कह सकते हैं कि कमी हो रही है। उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कहाँ से आएंगे? तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को अपना करके ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। इसको आप अपने तरीके से जैसे मन चाहे वैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। कोई नंबर आपके वहाँ पर नहीं कटेंगे। सो गाइज, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना आप क्यों भूल जाते हैं? मुझे समझ नहीं आता, आप बताते रहिए। आपको क्लास अच्छी नहीं लगती? अगर नहीं लगती तो बताइए मुझे, ठीक है। तो आप लाइक किया कीजिए क्लास को, मुझे भी तो थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि क्लास अच्छी थी या नहीं थी, या क्या और चीज़ें और इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्या और चीज़ें ऐड करनी चाहिए। तो आप लोग बताया कीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें होती है अच्छी या बुरी, कुछ भी हो सकता है, तो आप बताया कीजिए, मेरे साथ शेयर किया कीजिए, ओके। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर ज़रूर करना है और बाय बाय, टेक केयर।